गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 23 ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए हमने थीम क्या रखी है, आपको ये बताना है। सबसे पहले इसको मनाते कब है, तो इसको 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, और इस दिन हम अपनी कल्चरल साइट्स को ऑनर करते हैं। ठीक है, इसको आप इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन हम सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल साइट्स के प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। थीम अगर हम पूछें इस साल की, तो थीम रखी गई थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस द डाइवर्सिटी, जिससे कि रिफ्लेक्ट होता है कि हम किस तरह से अपने ग्लोबल ट्रेजर्स को सेफगार्ड करें। फाइन, तो इस दिन हम बात करते हैं ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स कल्चर, ट्रेडिशन एंड इकोसिस्टम, जिससे कि जो शेयर्ड हेरिटेज है हमारा, उसका एप्रिसिएशन फॉस्टर हो सके। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाते हैं और इस साल की हमने थीम रखी है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस द डाइवर्सिटी। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा थीम, और अगली स्लाइड में चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे एवरी ईयर? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 17 अप्रैल को। ठीक है, इस साल की थीम क्या बताई थी मैंने आपको? थीम थी इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, थीम भी जरूर याद रखिएगा। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ्टी डे इन इंडिया? नेशनल सेफ्टी डे हम मनाते हैं 4 मार्च को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024? सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कब करते हैं हम? तो आंसर है 12 अप्रैल। ठीक है, और थीम यहाँ पे पूछ रहा है, तो थीम इसके लिए हमने रखी थी इनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ओके, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सेफ्टी डे इन इंडिया? सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर का, यहाँ पे होना चाहिए विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने रखा था। वर्ल्ड आर्ट डे हम कब मनाते हैं? इन इंडिया नहीं होगा, तो वर्ल्ड आर्ट डे होता है 15 अप्रैल को। ठीक है, और इसके लिए हमने थीम क्या रखी थी? थीम रखी गई थी अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, दो दी चीजें याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं 15 अप्रैल को और थीम थी अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को। ओके, तिरंगा बर्फी रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ यूपी? ये ऐसी दिखती है तिरंगा बर्फी, इसमें कुछ ऐसे कलर्स डाले जाते हैं जैसे कि ये तिरंगा की तरह नजर आती है। आपको बताना है कि ये कौन से जगह की बर्फी है, यानी कि कौन से जगह का ये प्रोडक्ट है। हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। तो तिरंगा बर्फी वाराणसी को बिलोंग करती है, ये वाराणसी का प्रोडक्ट है और ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, हाल ही में इसको जीआई टैग मिल चुका है। वाराणसी से एक और प्रोडक्ट है जिसको हाल फिलहाल जीआई टैग मिला है, इसका नाम है धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ठीक है, ये भी वाराणसी को ही बिलोंग करता है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो जीआई रजिस्ट्री ऑफिस ने चेन्नई में 75 नए प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं फ्रॉम यूपी इंक्लूडिंग दीज, और वाराणसी को अकेले हम देखें तो इनके पास 34 जीआई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग जीआई टैग आइटम्स। तो बहुत सारे और भी आइटम्स हैं, जैसे कि बरेली की जरदोजी है, थारू एम्ब्रॉयडरी वगैरह, इसको भी जीआई रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ठीक है, तो तिरंगा बर्फी जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला, ये वाराणसी का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा जीआई टैग्स, और चलिए अगली स्लाइड में कुछ जीआई टैग्स देख लेते हैं जो इस साल न्यूज में आए, यानी कि 2024 में। पहला है काथिया वीट रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? काथिया वीट यूपी का प्रोडक्ट है, यूपी की वीट वैरायटी है और इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। यूपी से अगर हम देखें तो एक और प्रोडक्ट था जिसको कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग मिला है, इसका नाम है सांझी क्राफ्ट। ठीक है, वहीं एक और टेक्सटाइल है जिसका नाम है रीजा टेक्सटाइल। रीजा टेक्सटाइल कहाँ का प्रोडक्ट है? ये त्रिपुरा का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, मातावरी पेरा एंड पचरा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको त्रिपुरा में मिल जाएंगे, और मातावरी पेरा एक स्वीट डिश है और वहीं पचरा जो है ये एक तरह की टेक्सटाइल होती है। बयादगी चिलीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर प्राइमरीली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? ये चिलीज की वैरायटी आपको मिल जाएगी कर्नाटका स्टेट में। रतलाम रियावान गार्लिक विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये गार्लिक की वैरायटी है, यानी कि लहसुन की वैरायटी है, और ये आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। नराजपुर क्रॉचेट लेस विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये लेसेस आपको मिल जाएंगी आंध्र प्रदेश में, इसको भी जीआई टैग मिला है कुछ दिन पहले। ठीक है, रिसेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन यानी कि स्पेस वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये प्लेटफॉर्म हाल ही में कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे केरला स्टेट। तो यहाँ पे जो नेवल फिजिकल और ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, उन्होंने स्पेस को अनवील किया है
ये एक तरह का टेस्टिंग हब है सोनार सिस्टम्स के लिए और किसके रिगार्डिंग, इंडियन नेवी शिप्स, सबs और हेलीकॉप्टर्स के लिए। ठीक है, तो इस स्पेस में टोटल 2 पार्ट्स होंगे। पहला है यहाँ पे एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और दूसरा है एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होगा जो कि 100 मीटर्स डेप्थ तक जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करेगा क्विक डिप्लॉयमेंट एंड रिकवरी ऑफ साइंटिफिक गियर, साथ ही सर्वे प्रोवाइड करेगा, सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन में मदद मिलेगी। ठीक है, तो स्पेस को हाल ही में केरला स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन रिवाइज कर लेते हैं। Recently, where was the state-of-the-art IT laboratory inaugurated by Chief of Army Staff? ये लेबोरेटरी हाल ही में इनॉग्रेट हुई है, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान कंट्री में। Recently, Union Minister of Science and Technology inaugurated the first of its kind National Speed Breeding Crop Facility at which place? ये जो क्रॉप फैसिलिटी है ये हाल ही में इनॉग्रेट हुई है मोहाली में। ठीक है, मोहाली कौन से स्टेट में है, पंजाब में। Where was the India's first small scale LNG unit inaugurated? इंडिया की स्मॉल स्केल LNG यूनिट हाल ही में इनॉग्रेट हुई है मध्य प्रदेश में। Where was the India's first underwater metro service inaugurated? इंडिया की पहली अंडरवाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट हो गई है कोलकाता में। ठीक है, Where was the India's first national dolphin research center inaugurated? इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी कि NDRC को इनॉग्रेट किया गया है पटना, बिहार में। ठीक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा UNFPA मींस यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ओके, तो इन्होंने 2024 की ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कर दी है और इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया लीड करता है पॉपुलेशन के मामले में, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है 144.17 करोड़ की और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 77 ईयर्स में ये जो वैल्यू है ये डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में लगभग 68% लोग हैं इसमें से जो कि आते हैं और टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा यानी कि TFR है 2.0। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, 71 ईयर्स मेन के लिए और 74 ईयर्स वुमेन के लिए। चाइल्ड मैरिज रेट हमारे यहाँ पे है 23% और ऐसा माना गया कि जो भी वुमेन विथ डिसेबिलिटीज हैं वो 10 टाइम्स ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस सफर करती हैं। ठीक है, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं उनको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है डिस्पाइट कि हम इतनी स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वन डे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बस सिंपली याद रखना है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है। योर आंसर वुड बी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, दैट इज UNFPA। चलिए यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आई। पहला है प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? प्लास्टिक ओवरशूट डे की जो रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया था? आंसर है अर्थ एक्शन नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको जारी किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट जारी करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर इसके बाद है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वाडा मींस वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विच कंट्री रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन द वर्ल्ड? वाडा के मुताबिक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डोपिंग के केसेस मिले हैं इंडिया से। जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट जारी करी थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? ये समिट कहाँ पे हुई है? सबसे पहले याद रखिएगा ये 16th एडिशन है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का और ये हुआ है एडनेक्स सेंटर में इन अबू धाबी UAE। ठीक है, इस समिट का फोकस क्या था? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात करना, साथ ही क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और एक सस्टेनेबल फ्यूचर तैयार करना। इस समिट में फीचर की गई थी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का पैनल जहां पे वो कोशिश कर रही हैं डिकार्बनाइजेशन इनोवेशंस को लीड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको सिंपली याद रखना है कि इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है, आंसर है अबू धाबी। अच्छा, इस समिट में एक और चीज हुई थी, जो मुबादला है ये मास्टर की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ और होल्डिंग कंपनी इनकी ADQ के साथ मिलकर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे रिगार्डिंग हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अलायंस के बारे में यहाँ पे बात हुई थी कि किस तरह से हमें ग्रीन और ब्लू वेरिएंट्स को प्रोड्यूस करना है इस फ्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पे बस वेन्यू याद रखिएगा कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई है अबू धाबी में। अगली स्लाइड में कुछ समिट्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड? पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे हुई है? योर आंसर इज ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी? हाल ही में कौन सी कंट्री है जिसने डेमोक्रेसी के थर्ड समिट को होस्ट किया या होल्ड किया? आंसर है साउथ कोरिया।
वेयर वॉज द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हेल्ड, इसको होस्ट किया था गुवाहाटी ने। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम स्टेट में। Recently, which countries have been declared as the guest of honor at the 2024 World Government Summit in Dubai? सबसे पहले वेन्यू याद रखिएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई है इस साल? दुबई में। और यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे कौन सी 3 कंट्रीज बुलाई गई थी? पहली है यहाँ पे इंडिया, सेकेंड है कतर और थर्ड है टर्की। ठीक है। Where was the नीम समिट एंड द ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड? ये मेला या ये समिट कहाँ पे हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। Recently, which institute played a crucial role in the सूर्य तिलक project at Ayodhya in उत्तर प्रदेश? इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सूर्य तिलक प्रोजेक्ट में एट अयोध्या, यूपी? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और ये वर्क करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द सूर्य तिलक प्रोजेक्ट एट अयोध्या, जिसका बेसिक पर्पस क्या है कि सनलाइट को लाना ऑन टू द फोरहेड ऑफ श्री राम लला एट नून ऑन श्री राम नवमी। ठीक है। तो इसके लिए इस इंस्टीट्यूट के जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सन की पोजीशंस को कैलकुलेट किया और एक ऑप्टिकल सिस्टम डिजाइन किया है जिससे कि वो अलाइन करा सकें इसको। और इसके लिए इन्होंने राम नवमी डेट्स को आइडेंटिफाई किया पिछले 19 साल में से, और उसके बाद इन्होंने स्काई पोजीशंस को अकॉर्डिंगली एस्टिमेट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगली स्लाइड में कुछ IITs देख लेते हैं जो न्यूज में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, which IIT has launched India's first medical devices calibration facility on wheels? इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी, जिससे कि हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को इन्हांस किया जा सके, और ये एड्रेस करेगा क्रिटिकल नीड को फॉर एक्यूरेट कैलिब्रेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और साथ ही इससे प्रिसाइज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल सकेगा। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमारा अलाइन करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के साथ, जहां पे हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं। ठीक है। आंसर है यहाँ पे IIT मद्रास। Which IIT recently signed a memorandum of understanding with Canada-based biotechnology company named as Congress Global for bone grafting technology? इसके लिए कोलैबोरेशन किया है IIT कानपुर ने। Recently, which ministry collaborated with IIT Roorkee in automotive and EV sector? Your answer would be Ministry of Heavy Industries. Recently, IREDA has signed a memorandum of understanding with which IIT for promoting innovation and research in the field of renewable energy. This is IIT Bhubaneswar. ठीक है। Which one of the following IITs have recently created a new system for a hybrid unmanned vehicle that can operate both underwater and in the air? कौन कौन सी IITs हैं ये? IIT जोधपुर, IIT कानपुर और पलक्कड़। ठीक है। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया है जिससे कि ये एक नया सिस्टम डेवलप कर सके फॉर अ हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल, जो कि ऑपरेट कर सकेगा अंडरवाटर में भी और एयर में भी। ठीक है। वेयर वॉज द 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 हेल्ड? ये जो इवेंट है कहाँ पे हुआ है? आंसर है जॉर्जिया। और किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि इंडिया की जो टीम गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने, उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट प्रदर्शन किया अपना, और 4 मेंबर का ये स्क्वाड था जिसने कि 2 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज जॉर्जिया। अगली स्लाइड में कुछ वेन्यूज और होस्ट रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। Recently, which Indian stadium becomes the first BCCI accredited venue with a new hybrid pitch? तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, ये पहला BCCI accredited venue हो चुका है जिसमें कि एक नई हाइब्रिड पिच मौजूद है। Which one of the following city is the venue of the India's first beachside startup festival, जिसका नाम है Emerge 2024? इंडिया के पहले बीचसाइड स्टार्टअप फेस्टिवल का नाम क्या है? इमर्ज। और इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? योर आंसर वुड बी मैंगलुरु। ठीक है। Recently, which country hosted the 17th annual International Biocuration Conference? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया 17वां एडिशन एनुअल इंटरनेशनल बायोक्यूरेशन कॉन्फ्रेंस का। The first ever Maharashtra's MSME Defense Expo is recently hosted in which Indian city? जो पहला महाराष्ट्र का MSME Defense Expo है, हाल ही में इसको होस्ट किया है पुणे सिटी ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 is recently hosted by which country? ये जो इवेंट था इसको होस्ट किया है स्पेन कंट्री ने। ठीक है। Which countries are the native habitats of the Grayslander loris recently rescued in Goa by the forest officials? तो हाल ही में ग्रेसलैंडर लॉरिस को रेस्क्यू किया गया है नॉर्दर्न गोवा में, और इसकी बात करें तो ये ज्यादातर इंडिया और सेंट्रल या फिर ईस्ट सेंट्रल श्रीलंका में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे, जहां पे ज्यादातर ये डेसिडुअस फॉरेस्ट पे या ट्रॉपिकल स्रफ में रहते हैं। ठीक है।
और अगर हम बात करें इनके स्टेटस की IUCN रेड लिस्ट में, तो ये कौन से स्टेटस में आते हैं, ये लीस्ट कंसर्न है। फाइन, तो इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गए थे। बस आपको याद रखना है कि नेटिव हैबिटाट्स कहाँ के हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया और श्रीलंका। ओके, चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विच कंट्रीज रिसेंटली साइंड अ ट्रीटी टू रिकॉग्नाइज द व्हेल्स एज लीगल पर्सन। तो 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल ही में एक ट्रीटी साइन करी है, जिसके बाद ये अपने यहाँ पे व्हेल्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज द लीगल पर्सन। पहला है न्यूजीलैंड और सेकंड है कुक आइलैंड्स। ठीक है, लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है, इनको सारे राइट्स मिलेंगे जो एक पर्सन के पास होते हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर सकते हैं। लेक कैरिबा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। लेक कैरिबा कौन से 2 कंट्रीज के बीच में लाई करती है, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। Hormuz Strait recently seen in the news is a strategically important waterway located between which 2 countries। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, Hormuz Strait। कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की स्ट्रेट है ये, आंसर है ईरान और ओमान। ठीक है, recently which 2 countries have partially joined the Schengen area which is the ID check free travel zone in Europe। So this is Romania and बुल्गारिया। इन दोनों कंट्रीज ने पार्शियल तौर पे शेंजन एरिया को ज्वाइन कर लिया था। ये एक ID चेक फ्री ट्रेवल जोन है यूरोप का। ब्लू लाइन टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज सर्व्स एज द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। ब्लू लाइन टर्म कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की बाउंड्री है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेबनान एंड इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली DRDO कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल एट विच प्लेस। DRDO ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का, कौन सी जगह पे, तो DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया इस मिसाइल को फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा, जहां पे ये इन्होंने डिक्लेयर किया कि सारे सब सिस्टम्स बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्म कर रहे थे और इनको मॉनिटर किया गया रेंज सेंसर से, साथ ही एक Su-30 Mk1 एयरक्राफ्ट की मदद से। तो ये जो मिसाइल है इसने प्रिसाइज नेविगेशन दिखाया है, साथ ही इस टेस्ट में ये भी कंफर्म हुआ है कि हमें इंडिजिनस प्रपोजन सिस्टम के ऊपर रिलाई करना चाहिए, मतलब रिलायबिलिटी इसकी काफी हाई है और ये एक तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जहां पे आपको अपग्रेडेड सीकर और स्मॉल टर्बोफैन इंजन मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कहां पे टेस्ट किया गया है, आंसर है चांदीपुर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। अगली स्लाइड में चलिए कुछ मिसाइल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इजराइल्स ऑपरेशन फॉर इंटरसेप्टिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स लॉन्च बाय ईरान। ईरान ने कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए थे इजराइल के ऊपर, जहां पे इजराइल ने उनको कॉम्बैट किया था, इंटरसेप्ट किया था। इस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने क्या रखा था, इसका नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन आयरन शील्ड। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, P-800 Onyx मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ये मिसाइल किसने डेवलप की है, योर आंसर इज रशिया। Where was the first private sector facility for the manufacturing of ammunition and missiles unveiled? हाल ही में ये पहली प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी अनवील हुई है कानपुर उत्तर प्रदेश में। Which country has recently signed an agreement with the US to purchase the Tomahawk missile? जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ, जिसके बाद जापान इनसे परचेज कर रहे हैं टोमाहॉक मिसाइल्स को। What type of missile is न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। आकाश किस तरह की मिसाइल है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हो सकते हैं एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, बट आंसर हो जाएगा सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, लास्ट ईयर रिसेंटली केरला इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अंडर विच इनिशिएटिव। केरला ने हाल ही में SOPs इंट्रोड्यूस कराए हैं, किस इनिशिएटिव के अंतर्गत, तो केरला की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लॉन्च कर रही है एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को 8 इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए अंडर इनके वन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये जो SOPs हैं ये कवर करेंगे डिफरेंट डिजीजेस को, लाइक हेपेटाइटिस A एंड E, डेंगू, निपा और एवियन इन्फ्लुएंजा वगैरह। इसका बेसिक पर्पस क्या है, अर्ली डिजीज सर्विलांस और प्रिवेंशन। और ये जो SOPs हैं ये डेवलप किए गए एट 2-day वर्कशॉप बाय द सेंटर फॉर वन हेल्थ केरला। और इस इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि जो रोबस्ट आउटब्रेक होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और कंट्रोल मैकेनिज्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो केरला ने ये SOPs जारी की हैं अंडर दियर वन हेल्थ इनिशिएटिव। चलिए लास्ट में कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। हक्की पिक्की ट्राइब आपको कर्नाटका में मिल जाएगी। Recently, which state holds the topmost position among the Indian states for economic complexity? यहाँ पे आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग तमिलनाडु टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा। भंडासर जैन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टेम्पल आपको मिल जाएगा राजस्थान में।
Recently, which state emerged as the largest exporter of electronic goods, contributing 30% to the country's total electronic goods export in financial year 24? आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में तमिलनाडु लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरीली इनहैबिट्स इन विच इंडियन स्टेट? कोंडा रेड्डी ट्राइब मिल जाएगी आपको आंध्र प्रदेश में, ओके। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफी कुछ आप डेफिनेटली नया सीख के ही जा रहे होंगे। किसी को भी सेशन में अगर लगता है कि मेरी पढ़ाने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा यूट्यूब का फीचर यूज करके उस स्पीड को कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबका जो परसेप्शन है, सबकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग होती है। किसी को तेज पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को स्लो पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं यूट्यूब की हेल्प से, ठीक है। मेरा यहाँ पे इतनी स्पीड में पढ़ाने का पर्पज सिर्फ इतना रहता है कि हम लोग कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। अदरवाइज स्लो स्लो पढ़ाना हो तो फिर हम लोग रिवीजन स्किप करके स्लो स्लो भी चल सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस आराम से कवर करते हैं छोटे से सेशन में, 20 to 25 मिनट्स के सेशन में। तो मेरा पूरा टारगेट इस चीज पे रहता है कि हम लोग इसको फ्रूटफुल सेशन बनाएं। अगर आप 25 मिनट अपने दिन के यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिले, ठीक है। तो यही रीजन है कि मेरी स्पीड इतनी फास्ट रहती है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.